गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे हैं? बहुत अच्छा। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं इंटरमीडिएट फिजिक्स के अंतर्गत पार्ट नंबर 9 लेसन नंबर 1 का टॉपिक है वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं, तो स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम, वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी के अतिरिक्त जो थ्रेसर बुक हैं जैसे कुमार मित्तल, हरियाणा पब्लिकेशन, इनमें जो है वैद्युत फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम का जो टॉपिक है एक इसका लेसन है, लेकिन एनसीईआरटी में ये फर्स्ट लेसन के ही अंतर्गत दिया है जो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के अंतर्गत है। तो इससे कोई समस्या नहीं है, लेकिन वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय पढ़ने से पहले इसके अंतर्गत कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं उनको हमें जानकारी रखना पड़ेगा, अन्यथा गॉस की प्रमेय अच्छी तरीके से समझ में नहीं आएगी। तो इसका पहला टॉपिक में है क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश, एरिया वेक्टर। देखिएगा क्लास 11 तक आप लोगों ने ये पढ़ते थे कि जो क्षेत्रफल होता है किसी तल का या पृष्ठ का वह अदिश राशि है, लेकिन नहीं, ये जो क्षेत्रफल होता है समतली पृष्ठ का या समतलीय तल का या कोई गोले का पृष्ठ होगा उसका जो क्षेत्रफल होता है वह सदिश राशि होता है। किसी भी गोला है तो गोले का जो पृष्ठ होते हैं, जैसे ये देखिएगा, इसको वृत्त नहीं, ये गोला है, ये गोले का एक छोटा सा हिस्सा ऐसे पार्ट इसको काट लिया जाए तो ये इसका जो हिस्सा मिलेगा आपको, इसका अगर जो एरिया निकाला जाए तो एरिया को परिमाण में मान लेंगे ए आ गया, तो इसका जो दिशा होगी, डायरेक्शन होगा, इस पृष्ठ के बाहर इसके तल के लंबवत होगी। तो आप बता सकते हैं कि समतलीय क्षेत्रफल में परिमाण के साथ साथ, समतलीय क्षेत्रफल में परिमाण के साथ साथ उसकी क्या होती है, दिशा भी होती है। जैसे ये आपका तल है, इसी को मान लीजिए, इसके क्षेत्रफल की दिशा क्या होगी, ये होगी, इसके तल के लंबवत बाहर की ओर होती है। क्लियर हुआ? जैसे ये कोई मैंने एक गोल सा पार्ट ऐसे हिस्सा ले लूँ तो इसका तो एरिया ए है, तो इसका दिशा किधर की ओर होगी क्षेत्रफल की, इसके परपेंडिकुलर होगी। इसको किससे दिखाते हैं, वेक्टर ए से। इसकी जो वैल्यू होगा n इंटू ए, n कैप इंटू ए होगा। n कैप क्या है, एकांक सदिश है जो सदिश को डिनोट करता है, और ए क्या है, इस पृष्ठ का क्या परिमाण, क्षेत्रफल का परिमाण, राइट। तो आप बता सकते हैं कि समतलीय क्षेत्रफल में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, जिसकी दिशा पृष्ठ के बाहर तल के लंबवत होती है। इसे हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, a = n कैप इंटू ए। अब इसके बाद देखिएगा कोण और कुछ घन कोण होते हैं, इनकी भी जानकारी लेते हैं। इसे मिटा दें। कोण तथा घन कोण एक साइड में लिखते हैं, कोण, इसको समतलीय कोण के नाम से भी जानते हैं, कोण या समतलीय कोण, और दूसरे साइड में हम लिखते हैं घन कोण, घन कोण। देखिएगा प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। तो इस पहले कोण को जानते हैं क्या होता है, समतलीय कोण क्या होता है। एक बात देखिएगा, ये एक सर्किल होता है, तो इसका ये सेंटर होता है।
अगर जो इस सर्किल का एक छोटा सा चाप ले लें, इतना छोटा सा, इस चाप को हमने क्या मान लिया, ये है, ये बी है, तो इस चाप द्वारा इसके सेंटर पे ये क्या बनेगा, कोण आंतरित करेगा। तो ये जो कोण आंतरित होगा इस पॉइंट ओ पर, यही कोण क्या कहलाता है, समतलीय कोण या कोण कहलाता है। अगर जो इसी तरीके से आपका ये क्या ले लें, एक स्फीयर ले लें, गोला, देखिएगा ये सर्किल है, इसको मैं गोला ले रहा हूं, तो इस गोले का एक छोटा सा हिस्सा यानी पार्ट पृष्ठ यदि हम काट दें ये वाला, तो इसके द्वारा इसके सेंटर पर एंगल बनेगा। तो इस एंगल को हम लोग क्या करते हैं, घन कोण कहते हैं। कोण को थीटा से डिनोट करते हैं और इसके घन कोण को किससे डिनोट करते हैं, ओमेगा से डिनोट करते हैं। क्लियर हो? इसके डिस्टेंस को हमने मान लिया s है और इसकी एरिया को r मान लिया, तो इसकी जो त्रिज्या को r, इसकी जो त्रिज्या स्मॉल r मान लेते हैं और इसकी जो ये पृष्ठ का एक छोटा सा क्षेत्रफल है इसको हमने क्या मान लिया। क्लियर? तो देखिएगा आप यहाँ से फार्मूला जानते हैं, कोण बराबर क्या होता है, चाप अपान त्रिज्या, चाप अपान त्रिज्या। कोण की परिभाषा बोल देंगे, किसी वृत्त के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर जो कोण आंतरित होता है उस कोण को क्या कहते हैं, समतलीय कोण या कोण कहते हैं। कोण बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या। कोण को किससे डिनोट करते हैं, थीटा से। थीटा इक्वल टू कितना होगा, चाप अपान त्रिज्या। चाप कितना है, डिस्टेंस ये s है, अपान त्रिज्या कितना है, स्मॉल r। इसको अगर जो डिफरेंशिएशन फॉर्म में लिखेंगे, किस फॉर्म में, डिफरेंशिएशन फॉर्म में लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, थीटा को दिखा सकते हैं छोटा सा d थीटा और इसको क्या दिखा सकते हैं, ds बाई स्मॉल r। डिफरेंशिएशन फॉर्म में हो गया। अब इसको आप पूरे वृत्त का द्वारा इसके केंद्र पर जो एंगल निकालेंगे तो उसके लिए क्या करते हैं, क्लोज इंटीग्रेशन करते हैं। तो दोनों पक्षों का यदि क्लोज इंटीग्रेशन, देखिएगा इस टॉपिक में हमेशा ये इस तरीके से बनाया जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन। क्लोज का मतलब ये है कि पूरे वृत्त द्वारा, पूरे बंद वृत्त द्वारा इसके केंद्र पर बना डी थीटा इज इक्वल्स टू, इसका कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस अपॉन स्मॉल आर। अब ये बताइए आर इसके बाहर निकल जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन डी थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन आर इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। ds का मतलब क्या, ये तो छोटा सा s था, अब इसका पूरा अगर जो पार्ट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, परिधि के इक्वल्स आएगा। तो कितना लिख सकते हैं, इसको क्या लिखेंगे, थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन r और इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 पाई r ही होगा। तो r से r कैंसिल हो जाएगा तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा हम लोगों को, 2 पाई। तो यानी आप जान गए किसी वृत्त द्वारा वृत्त के केंद्र पर जो कोण आंतरित होता है वो कितना होता है, 2 पाई। इसी को ना आप लिखे हैं थीटा, तो आप एक तरीके से इसका फॉर्मूला याद रखेंगे, क्लोज इंटीग्रेशन डी थीटा इज इक्वल टू कितना मिला हमें, 2 पाई मिला। अब इसके बाद इसका मात्रक क्या होता है, तो कोण का जो मात्रक होता है, कोण का मात्रक रेडियन होता है, रेडियन को किससे दिखाते हैं, RAD से डिनोट करते हैं। तो आप बताइएगा अब रेडियन की डिफिनीशन क्या बना सकते हैं। यहां से देखिएगा, यदि हम मान लें कि यदि मान लिया जाए कि चाप बराबर कितना हो जाए, त्रिज्या, चाप इज इक्वल्स टू त्रिज्या, यानी चाप जो है त्रिज्या के इक्वल्स हो जाए, तो आप बताएंगे कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या से, या s बराबर s बाई r से, ये भी दिखा सकते हैं s इज इक्वल्स टू r से। कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू
एस अपान आर की प्लेस पे आर रख देंगे, एस रख देंगे तो कट जाएगा, कितना बचेगा 1 रेडियन मिल गया। तो आप यहां से 1 रेडियन की डिफिनीशन बोल सकते हैं कि यदि किसी वृत्त के त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर जो कोण आंतरित होता है वह कोण कितना कहलाता है, 1 रेडियन कहलाता है। किसी वृत्त की त्रिज्या के लंबाई द्वारा लंबाई के बराबर चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर जो कोण आंतरित होता है 1 रेडियन कहलाता है। लिख लेंगे। ये रहा हम लोगों का कोण या समतली कोण। अब बात चलती है इस पे, सेम इसी का प्रोसेस। घन कोण क्या होता है, किसी गोले के पृष्ठीय अवयव द्वारा पृष्ठ के केंद्र पर, किसी गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर जो कोण आंतरित होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, घन कोण कहते हैं। तो घन कोण का फार्मूला जान जाइएगा। घन कोण बराबर होता है क्षेत्रफल अपान त्रिज्या का स्क्वायर, त्रिज्या का स्क्वायर। क्लियर। घन कोण को किससे डिनोट करते हैं, ओमेगा से। तो क्षेत्रफल की वैल्यू कितना है, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है a, और त्रिज्या कितना है इसका r स्क्वायर। r है तो स्क्वायर लगाएंगे तो r स्क्वायर हो जाएगा। अब ये बतलाएंगे, इसको डिफरेंशिएशन फॉर्म में लिखेंगे तो d ओमेगा इक्वल टू dA बाई r स्क्वायर लिख सकते हैं। अब पूरे गोलीय पृष्ठ के कारण गोले के केंद्र पर बड़ा कोण निकाला जाएगा, अर्थात घन कोण निकाला जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, क्लोज इंटीग्रेशन, दोनों पक्षों का क्लोज इंटीग्रेशन समाकलन करने का। तो कितना आ जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी ए अपॉन आर स्क्वायर। क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो क्लोज इंटीग्रेशन कितना बचा, डी ए। अब ये डी क्या डिनोट करता है, क्लोज इंटीग्रेशन, यानी कि पूरे गोले का क्षेत्रफल, एरिया, यही ना। तो बताइए गोले की एरिया क्या होती है, 4 पाई आर स्क्वायर, यही ना होता है। तो आप दिखा देंगे यहाँ पे, चूंकि क्लोज इंटीग्रेशन डी ए इक्वल टू कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे पुटअप कर लेंगे, डी ओमेगा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल, तो क्या बचा 4 पाई। तो क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा इज इक्वल्स टू 4 पाई। याद रखेंगे कि जो संपूर्ण घन कोण होता है 4 पाई रेडियन के इक्वल्स होता है, स्टेट रेडियन। अब यहाँ देखिएगा, जो आपके घन कोण का मात्रक होता है क्या होता है, स्टेट रेडियन। लिखेंगे, ये फिगर में इसे बना लेंगे। घन कोण का मात्रक, घन कोण का मात्रक क्या होता है, स्टे रेडियन होता है, स्टे रेडियन। स्टे रेडियन किससे दिखाते हैं, शॉर्ट में एस आर से दिखाते हैं, स्टे रेडियन। अब बात वही है कि स्टे रेडियन का भी हमें डिफिनीशन चाहिए, तो किस तरीके से निकालेंगे, सेम प्रोसेस। यदि कंडीशंस में ले लिया जाए कि A इक्वल टू आर स्क्वायर, यानी कि जो पृष्ठीय अवयव का क्षेत्रफल है वो गोले के त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो जाए, तो उस पृष्ठीय अवयव द्वारा गोले के केंद्र पर जो कोण आंतरित होगा, जो घन कोण आंतरित होगा, वो कितना होगा, 1 स्टे रेडियन कहलाता। बता सकते हैं, किसी गोले के पृष्ठीय अवयव का क्षेत्रफल
गोले के त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो तो उस पृष्ठीय अवयव द्वारा गोले के केंद्र पर जो घनकोण आंतरित होगा वह एक स्टेरेडियन कहलाता है। क्लियर हो गया? बहुत अच्छा, नोट कर लीजिए। मिटा दें? चलिए, अब आता है वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स सेम बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? देखिएगा, कोई भी आप जानते हैं कि कोई आवेश होता है, धन आवेश है कोई भी, तो इसके चारों ओर वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं, ऐसे निकलती हैं। अगर जो इसके चारों ओर वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं तो इसके क्षेत्र में हम अगर जो कोई तल ले आकर के रखें, पृष्ठ ले आकर के रखें, कोई पृष्ठ ले आकर के क्या करें, इस पे रखें, तो इस पृष्ठ के लंबवत, जैसे ये तल मान लेते हैं, इस पृष्ठ के लंबवत जो इसमें से बल रेखाएं निकलेगी, उन्हीं बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है? उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। फिर से, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित तल के लंबवत गुजरने वाली जो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या होती है, उसी को हम लोग क्या करते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। जैसे आप इसी को मान लीजिए, देखिए, अगर जो हम इसको ऐसे इस तल को रख दें, इस तल का है, ये क्षेत्रफल है, तो इस तल से अगर जो निकलने वाली इसके लंबवत परपेंडिकुलर बल रेखाएं होंगी ऐसे, उसी संख्या का हम लोग क्या करेंगे? गणना करेंगे, तो वही क्या कहलाएगी? वैद्युत फ्लक्स कहलाएगा। तो आप इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे? किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित तल के लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। और एक बात देखिएगा, जो इसके तल के लंबवत, ये तल है तो इस तल के लंबवत जो गुजरेगा तो इसकी क्या होगी? क्षेत्रफल की दिशा होगी कि नहीं? ये इतना बड़ा एरिया है तो इसके क्षेत्रफल की डायरेक्शन क्या होगी? इसके तल के लंबवत ही होती है ना, बाहर की ओर, अभी तो पढ़े हैं। तो क्या होगा, यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स का जो फार्मूला होता है, इसको वैद्युत फ्लक्स को इससे दिखाते हैं, फाई ई से दिखाते हैं। तो क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल इनटू वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो लिख सकते हैं E इंटू वेक्टर E इंटू वेक्टर ए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है सदिश राशि होती है, और ये जो तल रखे हैं तो इस तल के लंबवत जो गुजरेगा वही क्या है? सदिश राशि। क्लियर? अब आप लोग एक फार्मूला पढ़े हैं कि जब ये वैद्युत फ्लक्स जो होता है वो क्या होता है? अदिश राशि होता है। तो अदिश राशि होता है तो इसका अदिश प्रोडक्ट होगा, तो कितना आ जाएगा? फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट ए, यानी ए डॉट बी का फार्मूला आपको मालूम है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू कितना होता है? ए बी कॉस थीटा। कब? जब दोनों सदिशों के बीच का एंगल थीटा रहेगा तब, राइट? तो इस प्रोसेस से आप क्या लिख सकते हैं? ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा, जहां थीटा क्या है?
वेक्टर ए और वेक्टर ई के बीच का क्या है, एंगल है। क्लियर? देखिएगा, यदि हम मान लें कि कोई एक तल है ऐसे, तो इस तल का एरिया वेक्टर कहाँ पे होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा ऐसे, यही ना एरिया वेक्टर है। अब इसमें जो बल रेखाएं गुजरेगी, वैद्युत क्षेत्र में इस तल को रख दिया जाए तो इसमें से बल रेखाएं गुजरेगी। यदि बल रेखाएं इसके कैसे जा रही है, परपेंडिकुलर, ये किसकी डायरेक्शन है, बल रेखाओं। ये एरिया वेक्टर, ये तो एरिया वेक्टर लिखा है वैद्युत क्षेत्र की। तो दोनों की डायरेक्शन क्या है, लंबवत है, सेम। तो उस सिचुएशंस में आपका थीटा की वैल्यू कितना आ जाएगा, 0। तो ई डॉट ए इक्वल टू इतना, ध्यान रखेंगे। तो इसको नोट पॉइंट में लिखते चलेंगे कि पहला, जब इसके परपेंडिकुलर है तो ये सिस्टम रखेंगे। अब इसके बाद यदि ई और ए के बीच का कोण क्या हो, दूसरा पॉइंट पे थीटा हो, ऐसे, यानी कि वैद्युत बल रेखाएं जब इस तल के लंबवत न गुजरे, इसके तल के लंबवत दिशा तो ये है ना, तल के लंबवत न गुजरे बल्कि इसके लंबवत दिशा से कितने कोण पर गुजरे, थीटा कोण पे, ऐसे। ये देखिएगा, ये तो एरिया वेक्टर है, ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा है। तो इन दोनों के बीच का एंगल ये क्या हो जाए, थीटा। देखिएगा कि इसके जो तल के लंबवत दिशा से वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन क्या होगा, थीटा, न कि इससे, समझ रहे हैं। तो उस सिचुएशंस में वैद्युत फ्लक्स जो होगा ई डॉट ए कॉस थीटा होगा। क्लियर? अब ध्यान रखेंगे कि जो वैद्युत फ्लक्स होता है, जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो कभी ऋणात्मक नहीं होता है। लिख रहे हैं, वैद्युत फ्लक्स ऋणात्मक नहीं होता है, ऋणात्मक नहीं होता। क्यों ऋणात्मक नहीं होता है, क्योंकि वैद्युत फ्लक्स जो होता है ये बल रेखाओं की क्या है, संख्या है। तो संख्या कभी ऋणात्मक होती है, नहीं होती है। तो क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव होगा, नहीं तो शून्य होगा। क्लियर? अब इसके बाद जरा सा देखेंगे अधिकतम वैद्युत फ्लक्स के नंबर, अगला पॉइंट है अधिकतम वैद्युत फ्लक्स के, अधिकतम वैद्युत फ्लक्स के लिए यानी कि cos थीटा का मान क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। आपको मालूम है कि cos थीटा का एंगल जो होता है सबसे मैक्सिमम कितना होता है, 1 होता है। इससे भी बड़ा होता है का। तो अधिकतम वैद्युत फ्लक्स के लिए cos थीटा का मान कितना होना चाहिए भाई, 1 होना चाहिए। कब cos थीटा का मान 1 होगा, जब cos थीटा इक्वल टू 1 कब आता है, cos 0 डिग्री पे आता है। cos से cos कैंसिल, तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 0। जब थीटा का मान 0 होगा तो उस सिचुएशंस में वैद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा, अधिकतम होगा। सही? तो क्या लिखेंगे, फाई ई मैक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई कॉस ई ए कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 अंश का मान 1। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, e इंटू ए। तो ये फाई ई मैक्स
राइट। तो बताइए ये जब बल रेखाएं ऐसे चली जाए, देखिएगा ये है ना, ये ऐसे चले जाएगा इस पे, तो एंगल क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी कि जब ये आपकी वैद्युत बल रेखाएं तल के लंबवत इस डायरेक्शन में गुजरेंगी, यही ना होगा, ये ऐसे बल रेखाएं हैं, ये बल रेखाएं ऐसे देखिएगा है। अगर जो ये धीरे धीरे ऐसे चला जाएगा ऐसे, तो एंगल कितना हो जाएगा, थीटा की वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो जब जीरो हो जाएगा तो ये कैसे हो जाएगा, बल रेखाएं कैसे हो गए, तल के लंबवत हो गए ना। तो आप बोल सकते हैं कि जब वैद्युत बल रेखाएं किसी तल के लंबवत गुजरती हैं, तब उस तल से बद्ध जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो सबसे अधिकतम होता है E के बराबर। अब न्यूनतम वैद्युत फ्लक्स के लिए कितना होगा, नंबर अगला पॉइंट 5, न्यूनतम वैद्युत फ्लक्स के लिए cos थीटा का मान क्या होगा, सबसे न्यूनतम क्या होता है, जीरो लेंगे मेरे भाई, माइनस वाला नहीं लेंगे। cos थीटा का मान ऋणात्मक में भी होता है, तो ऋणात्मक यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स कभी ऋणात्मक होगा नहीं होगा, तो सबसे छोटा क्या होगा, क्लियर। तो cos थीटा का मान जीरो कब होगा, जब यहाँ पे लिखेंगे cos थीटा इक्वल टू कितने डिग्री पे होता है जीरो, 90 डिग्री पे, तो cos 90 डिग्री। तो बताइए थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 90 डिग्री। तो उस सिचुएशन में वैद्युत फ्लक्स कितना आ जाएगा, फाई मिनिमम है ना, मिनिमम इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, cos थीटा का मान क्या लिया, जीरो हो जाएगा, तो टोटल वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो। इसका मतलब ये जो बल रेखा है इस तल के क्या हो जाए, समांतर। जब वैद्युत बल रेखा है पृष्ठ के पैरेलल चलेंगे ऐसे, ये जो हम लोगों का ये पृष्ठ था, इस पृष्ठ के कैसे, ये ऐसे चले, इस तरीके से बल रेखाएं गुजरे, ऐसे ऐसे चले, ऐसे चले, ठीक है। तो उस सिचुएशंस में आपका जो वैद्युत बल फ्लक्स होगा क्या होगा, जीरो होगा, मिनिमम होगा। अधिकतम कब होगा, जब बल रेखाएं इसके तल के परपेंडिकुलर चलेगा, क्लियर है। तो इतना है आप लोगों का वैद्युत फ्लक्स। एक हिस्ट्री यहाँ से जान जाइएगा, ये तो हम लोगों का इंटरमीडिएट का क्वेश्चन रहा, ए डॉट बी या ई डॉट ए से निकाल दिए ये cos थीटा। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज रख लीजिएगा यहाँ पे। यदि आप इसको एंगल थीटा मान रखें, तो मैं इसको यदि यहाँ से मिला दूँ ऐसे परपेंडिकुलर, तो ये आपका कहते हैं क्या होता है, लंब। ये क्या हो जाएगा, ये वाला आधार। तो यहाँ से निकालेंगे तो आप परिभाषा के अनुसार देंगे कि किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित तल के लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं, लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या, यानी इस तल के क्षैतिज वाला नहीं, लंबवत जो गुजरेगा उसी बल रेखाओं की संख्या जो होगी हम लोगों को क्या कहलाएगा, वैद्युत फ्लक्स में आएगा। तो बताइए यहाँ से इसके दो घटक वियोजित हो जाएंगे, इसके एक घटक ये हो जाएगा, मैं बाहर से सिखा दे रहा हूँ, ये आपका क्या है, तल मान लेते हैं, ये बल रेखा ऐसे गुजर रही है, तो ये देखिएगा ये तल का परपेंडिकुलर हिस्सा है, इसको ए बोलते हैं, इसको ई बोलते हैं, यही थीटा है ना, इसे मिटा देता हूँ। तो थीटा, तो इस वैद्युत बल रेखाएं जो ई है इसके दो घटक वियोजित हो सकते हैं, एक ये वाला घटक होगा और एक ये वाला घटक होगा ना। ये वाला घटक कितना हो जाएगा, ये वाला होगा आपका ई साइन थीटा, और ये घटक क्या होगा, ई कॉस थीटा। तो जरा अब बताइए हमें कौन सी बल रेखाएं चाहिए, यही वाला चाहिए ना परपेंडिकुलर। तो वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाइव इज इक्वल टू ए इंटू ये वाला, और इसका घटक कौन सा मिला है, ई कॉस थीटा। तो सजा लेंगे तो ई कॉस थीटा ऐसे भी प्राप्त हो जाए, क्लियर। यदि इसे नोट करना है तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए, आपके गैलरी में पड़ा रहेगा, जब मन करेगा तब पढ़ते रहिएगा।
मिटा दें। अगला आइटम बनाइए गॉस की प्रमेय। गॉस के नियम, गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय या नियम। देखिएगा, आप कहते हैं कि यदि हम मान लेते हैं कोई बंद पृष्ठ है, तो इसको कौन प्लस क्यू आवेश यदि हम दे रखे हैं, तो इसमें से जो वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, यानी कि जो इसमें से बल रेखाएं निकलती इसके तल से लंबवत ही ना गुजरेगा, ऐसे इसके लंबवत ऐसे जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, ऐसे। ये तो पढ़ चुके हैं कि किसी भी आवेशित वस्तु है तो उससे जो बल रेखाएं निकलती है तो ऐसे ही आती है, और ये जो होगा कभी भी निकलेगा तो कैसे निकलेगा, कल के निकलती है। तो इससे बद्ध जो फ्लक्स है इसके आवेश का 1/ε0 गुना होता है। वही क्या है, गॉस की प्रमेय। तो आप बता सकते हैं किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, किसी बंद पृष्ठ, देखिएगा गॉस की प्रमेय कभी भी लागू होगा तो एक बंद पृष्ठ के लिए होगा, क्लोज स्फीयर के लिए होगा, क्लोज सरफेस के लिए होगा, ये ओपन सरफेस के लिए नहीं होता है। तो इसीलिए इसकी डिफिनीशन है कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से बद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। बोल देंगे, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से बद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। देखिएगा, जैसे मैंने एक पृष्ठ माना, तो इस पृष्ठ पे कितना आवेश लिखा हूँ, पूरा प्लस क्यू, और इससे जो वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा उस आवेश क्यू का कितना होगा, 1/ε0 गुना होगा। तो एक बात और डिफिनीशन बोल रहा हूँ, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स को किससे दिखाते हैं, फाई। उस पृष्ठ से बद्ध आवेश क्यू का 1/ε0 गुना होता है, 1/ε0 गुना होता। देखिएगा, तो फाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, Q/ε0, Q/ε0। क्लियर हुआ। अब यहां से देखेंगे कि चूंकि हम अभी अभी पढ़े हैं कि फाई इज इक्वल टू जो होता है क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट डी ए, लिख सकते हैं वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए होगा। तो अब इसको बताइए कि क्या फाई की जगह इसको पुटअप कर सकते हैं, तो आपका ये बन गया फाई इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट डी ए इज इक्वल टू Q/ε0, लिख सकते हैं। तो ये जो है गॉस की प्रमेय का समाकलन रूप है, यह जो है गॉस की प्रमेय का समाकल रूप।
क्लियर। अब इसके बाद चलते हैं इसको प्रूव करने। हेडिंग डालेंगे प्रूफ या उत्पत्ति। इंग्लिश बोलते हैं प्रूफ। ध्यान से समझेंगे। मान लेंगे कि कोई एक बिंदु आवेश प्लस क्यू है, ऐसे जो एक ए एरिया के पृष्ठ में बिंदु ओ पर स्थित है। मतलब इतना बड़ा एक गॉसियन पृष्ठ है। गॉसियन पृष्ठ क्या हो सकता है? गोला हो सकता है, बेलन हो सकता है, समझ रहे हैं? वृत्त नहीं होगा। और कोई चक्ति होगा तो भी नहीं होगा। समतल पृष्ठ रहेगा तो उसको ले सकते हैं, लेकिन चक्ति को नहीं लेते हैं। तो ध्यान रखेंगे। मान लेंगे कि कोई एक क्या है, एक बिंदु आवेश प्लस क्यू है जो एक बंद पृष्ठ के एरिया ए में बिंदु ओ पर स्थित है। तो ए पर स्थित है तो मान लेंगे इसके पृष्ठ पर एक बिंदु पी है जिसके चारों ओर इस पृष्ठ का एक क्षेत्रफल अवयव क्या है? डीए है। ऐसे मान लेंगे इसके पृष्ठ पर एक पॉइंट क्या है? पी है, जिसके चारों ओर एक छोटा सा इसका क्षेत्रफल है। इसका एक छोटा सा भाग हिस्सा कितना है इसको छायांकित कर रहे हैं। ये पॉइंट पी है ना, अवयव डीए है। तो इससे गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का गणना करेंगे। देखिए इसकी त्रिज्या को हमने मान लिया कितना है, स्मॉल आर है। इसकी डिस्टेंस स्मॉल आर दूरी पे इसको माना गया है। एक पॉइंट पी है ये। तो इससे जो चूंकि ये वस्तु क्या है? आवेशित है ना। तो ये आवेशित है तो इससे बल रेखाएं निकलेगी। तो बल रेखाएं कैसे निकलेगी? इसकी जो बल रेखाओं की दिशा होगी, वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वेक्टर ई, यही ना होगा। इसको हमने मान लिया वेक्टर ई, जो ओपी के अनुदिश में होगा। और आप एक बात पढ़े हैं कि इसका जो पृष्ठ है एक क्षेत्रफल अवयव है। तो इसके क्षेत्रफल अवयव की जो वेक्टर एरिया जो होती है, एरिया वेक्टर होता है, कैसे होता है? इसके पृष्ठ के लंबवत ही होता है। अभी आप कहें कि एक छोटा सा एक पृष्ठ है चाहे बड़ा हो, तो इसका जो एरिया होगा, एरिया वेक्टर होगा, कैसे होगा? तल के लंबवत। तो आप अब हमें बताइए कि इसका एरिया वेक्टर इधर ही होगा कि नहीं होगा? वेक्टर क्लियर हुआ? फिर से मान लेंगे कोई एक बिंदु आवेश है जो एक पृष्ठीय क्षेत्रफल ए के भीतर बिंदु ओ पर स्थित है। माना बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर इस पृष्ठ के एक बिंदु पी है जिसके चारों ओर एक पृष्ठीय अवयव है जिसका नाम कितना है? डी ए। छोटा सा अवयव है तो इसको क्या मान लेते हैं? वेक्टर डी। क्लियर? तो इस अवयव पृष्ठ से यानी डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स तो हम निकाल सकते हैं। तो इस अवयव पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स अवयव क्षेत्रफल या पृष्ठ क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा?
डी फाई ई, यही ना होगा, छोटा सा ही मिलेगा। डी फाई ई इक्वल टू, हम लोगों ने पढ़े हैं वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी, पढ़े हैं। अब ये बताइए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई डी ए कॉस थीटा, जहां थीटा क्या है, वेक्टर ई और वेक्टर डी ए या वेक्टर ए के बीच का क्या है, कोण कहलाता है। बट यहाँ पे देखेंगे कि जो आपका क्या इस तल के लंबवत, यदि यहाँ से भी आप आसपास रेखा खींच देंगे तो इसके क्षेत्रफल किधर होगा, क्षेत्रफल की दिशा इसके लंबवत होगा। यहाँ से भी खींच देंगे तभी क्या होगा, इसके लंबवत होगा। कभी भी होगा तो इसके परपेंडिकुलर होगा, तो इसकी दिशा किधर है, वैद्युत क्षेत्र के दिशा में है ना। तो अब बताइए यहाँ पे थीटा इक्वल टू क्या मिला है, 0। क्लियर, तो क्या हो जाएगा, डी फाई ई इज इक्वल टू ई cos 0 अंश का मान लिख लेता हूँ, cos 0 अंश का मान 1, तो कितना आ गया, डी फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू ए, राइट। अब आप इसका थोड़ा सा क्या करते हैं, समाकलन करते हैं या इसको रहने दें। अब इसको थोड़ा सा देखिएगा, E इज इक्वल टू आपका फार्मूला पढ़े वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपन कितना होता है, r²। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की यही ना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपन r²। तो क्या मैं इसकी जगह पे पुटअप कर सकता हूँ, कर दूं, तो डी फाई ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपन r²। देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये डी ए चल रहा था ना, डी, तो ये कितना हो जाएगा, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q अपन r² की वैल्यू है और डी को यहाँ पे डाल देंगे। ये कारण क्षेत्रफल अवयव डीए के कारण, डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब हमें क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स तो जब संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाला जाता है तो दोनों पक्षों का क्या करते हैं, इंटीग्रेट यानी समाकलन करते हैं। तो कितना हो जाएगा, चलिए इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई इक्वल्स टू, इधर भी इंटीग्रेशन लग जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपन r² इंटू डी ए। तो इसका इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, फाई ई इज इक्वल्स टू, ये तो कांस्टेंट है सब बाहर निकल जाएंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपन r² बाहर इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। आप पढ़ चुके हैं कि जो इंटीग्रेशन ऑफ डी ए होता है ये क्या है, गोला है, तो इसका एरिया कितना होगा, 4 पाई r² के बराबर होगा। संपूर्ण गोले का एरिया कितना होता है, 4 पाई r²। तो क्या लिख देंगे, 4 पाई r², तो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो फाई इज इक्वल्स टू आपका मिल गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपन r²। इसकी वैल्यू कितना है, 4 पाई r²। तो थोड़ा देखिएगा, r² से r² बेचारा शहीद हो गया और 4 पाई से 4 पाई भी बर्बाद हो गया, तो जो बचा उसको भाई नोट कर लें, फाई ई इज इक्वल्स टू, देखिएगा Q अपन एप्सिलॉन नॉट, क्या यही गॉस की प्रमेय था ना नियम,
प्रूफ हो गया, कितना आसान है। फिर से एक बार देख लीजिए तेजी से रिवीजन। इसकी प्रूफ करने के लिए मान लेंगे कि एक प्लस क्यू कूलम का आवेश एक बंद पृष्ठ के क्षेत्रफल A में बिंदु O पर स्थित है, जिससे स्मॉल r दूरी पर इसके पृष्ठ पर एक बिंदु P है, जिसके चारों ओर एक क्षेत्रफल अवयव क्या है, dA है। तो इस क्षेत्रफल अवयव बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, इसके बाहर त्रिज्यात के रूप में, यानी त्रिज्या के अनुदिश OP के अनुदिश, तथा इसका क्षेत्रफल सदिश इसके तल के लंबवत dA है, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुदिश है, समांतर है। तब इस क्षेत्रफल अवयव dA से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, कितना आसान, क्षेत्रफल अवयव dA से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना है, d फाई इक्वल टू E डॉट dA, तो E डॉट dA cos थीटा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि थीटा का मान वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल अवयव dA दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं, अर्थात थीटा का मान क्या है, 0। यहाँ पे 0 रखेंगे, तो d फाई इक्वल टू E डॉट dA। अब यहाँ से जो आप पढ़े हैं, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, E के जगह पे इसको रख देंगे और dA को आराम से उठा देंगे। यहाँ से अब क्या करेंगे, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, अब तक जो हम लोगों ने निकाला था इस क्षेत्रफल अवयव के कारण, हमें क्या निकालना है, वैद्युत फ्लक्स पूरे संपूर्ण पृष्ठ से, गॉसियन पृष्ठ से। तो क्या निकालेंगे, दोनों पक्षों का इसका क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। जब समाकलन करते हैं तो हमें संपूर्ण पृष्ठ मिल जाता है। तो यहाँ से क्या निकालेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ d फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर इनटू dA। तो इसका इंटीग्रेट फाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dA, राइट। अब ये देखिएगा जो इंटीग्रेशन ऑफ dA क्लोज इंटीग्रेशन है ना, तो ये संपूर्ण पृष्ठ का एरिया मांगा है, कितना होता है, गोला है, तो इसका एरिया 4 पाई r स्क्वायर होगा। मैंने पहले बता दिया कि वृत्त नहीं हो सकता है गॉसियन पृष्ठ में, क्या होगा, गोला होगा, घन होगा, तो ये सब आपके गॉसियन पृष्ठ में आते हैं। तो यहाँ से आपका 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, r स्क्वायर कैंसिल होकर आपको प्राप्त हो जाएगा। क्लियर। अब इसके कुछ नोट पॉइंट हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। पहला नोट पॉइंट है कि यदि बंद पृष्ठ के भीतर कई आवेश, यदि इसके पृष्ठ जो है इसके भीतर एक आवेश नहीं हो बल्कि कई आवेश हो, कितना, Q1 Q2 Q3 कामा माइनस Q4 कामा माइनस Q5 कामा डॉट डॉट, ऐसे हो, तो बंद पृष्ठ से होगा जो आपका क्या होगा, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, सही। फिर से, यदि बंद पृष्ठ के भीतर कई अन्य आवेश हैं, जैसे Q1 Q2 Q3 माइनस Q4 माइनस Q5 अन्य डॉट डॉट हैं, तो उनसे उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो इसके कारण जो वैद्युत फ्लक्स निकलेगा φ1, इसके कारण निकलेगा φ2, इसके कारण निकलेगा φ3, φ4, φ5, ऐसे निकलेगा। तो सबको ऐड कर देंगे तो संपूर्ण बंद पृष्ठ निकल जाएगा। तो देखिएगा क्या होगा, तो संपूर्ण बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स φe इज इक्वल टू φe1 प्लस φe2 प्लस डॉट लिख सकते हैं। तो अब बताइएगा, सब में Q बाई एप्सिलॉन नॉट, अब 1 बाई एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन रहेगा, तो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन मिल जाएगा, तो क्या बचेगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, अगर ये माइनस है तो माइनस Q4 माइनस Q5 अब प्लस ऐसे डॉट डॉट चलेगा। तो अब इसका समेशन लगा सकते हैं, तो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट समेशन ऑफ Q, ये है आपका
संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स फाई ई। कब? जब बंद पृष्ठ के भीतर अनेक आवेश हैं तब। दूसरा है, यदि ये जो बिंदु आवेश है पृष्ठ के बाहर कहीं स्थित हो, मतलब यहाँ दिखाई दे रहा है, ये बंद पृष्ठ है, ये बिंदु आवेश कहीं इसके बाहर स्थित हो, तो इससे गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा, इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? अब इसके बाहर है तो इसका वैद्युत फ्लक्स क्या आएगा मेरे भाई? 0 आएगा, कोई वैद्युत फ्लक्स नहीं मिलेगा। क्लियर? तो याद रखेंगे। दूसरा पॉइंट है कि यदि बिंदु आवेश Q या प्लस Q पृष्ठ से क्या हो? बाहर हो, तो उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा? 0। एक बात ध्यान रखेंगे कि अगर जो मैंने बिंदु आवेश लिया हूँ यहाँ पे प्लस Q लिया हूँ, तो जब प्लस Q लिया हूँ तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? पृष्ठ के बाहर की ओर, अपने से दूर। यदि यहाँ पे आवेश को मैं माइनस ले लेता तभी तो आवेशित वस्तु होता, तो उसके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर की ओर हो जाती है? अंदर की ओर। राइट? तो ध्यान रखेंगे, नोट कर लीजिए। मिटा दें? अब चलते हैं अगली हेडिंग, गॉस के नियम के अनुप्रयोग। बनाइएगा गॉस के नियम के अनुप्रयोग। एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ, गॉस के नियम के अनुप्रयोग। देखिएगा, अब हम लोग जो गॉस का नियम पढ़े हैं, इस नियम का उपयोग करेंगे, अनुप्रयोग करेंगे। और ये जो गॉस के नियम का अनुप्रयोग है 6 या 5 तरीके से निकाला जा सकता है, 5 तरीके से इसका उपयोग किया जा सकता है। जिसमें पहला है, हेडिंग बनाइएगा, अनंत लंबाई के अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित तार के एक समान रूप से आवेशित तार के सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इतनी बड़ी हेडिंग है। एक समान लंबाई, अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, वो भी कैसे? गॉस की प्रमेय से। तो मान लेते हैं कि माना कोई एक समान आवेशित सीधा लंबा धारावाही चालक तार है, अनंत लंबाई का है भाई, इसकी कोई सीमा नहीं है, अनंत लंबाई है। तो भाई हम तो अनंत लंबाई इस पे दिखा नहीं सकते, लेकिन इतना बड़ा मान लेंगे, जिस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से क्या है? वितरित है। मान लिया, माना एक अनंत लंबाई का सीधा धारावाही चालक तार है
जिस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। और इसी के निकट हमें किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या करना है, गणना करना है। तो मान लेंगे कि माना इस तार से स्मॉल r दूरी पर एक पॉइंट क्या है, P है, जिस पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इस पॉइंट को मान, अब बताइए इस पर हम सोचिए कि किस प्रकार से निकाल सकते हैं, वो भी गॉस के नियम का उपयोग करके, गॉस का उपयोग करके। तो जब गॉस की प्रमेय तभी लागू कर सकते हैं जब इसका बंद पृष्ठ रहेगा, तभी तो गॉस की प्रमेय कभी भी लागू होगी तो बंद पृष्ठ के लिए है। तो भाई यहाँ पे तो बंद पृष्ठ नहीं है, तो चलिए हम लोग एक काल्पनिक बंद पृष्ठ का निर्माण करते हैं। सिर्फ काल्पनिक ही कल्पना करते हैं, सोचना है। तो इससे स्मॉल यल लंबाई का एक, इसके चारों ओर एक गॉसियन पृष्ठ का हम लोग क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। कितने लंबाई का, स्मॉल यल लंबाई का। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल माना जाएगा ना। इसको बात कर देते हैं। कितने लंबाई का है ये, स्मॉल एल लंबाई का है। इसके एरिया को हमने मान लिया कितना होगा, ये ए होगा, इसका भी ए होगा। हाँ, इसकी त्रिज्या कितना मान लेते हैं, स्मॉल आर ही होगा। जब ये स्मॉल आर दूरी पर तो इसकी त्रिज्या भी कितना होगा, स्मॉल आर, और ये भी तो स्मॉल ही आर होगा। क्लियर है ना, ध्यान देंगे। फिर से मान लेंगे एक अनंत लंबाई का एक समान रूप से आवेशित चालक तार है, जिस पर प्लस क्यू कूलम्ब का आवेश एक समान रूप से वितरित है। इसके इस तार से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो बिंदु P से इस चालक तार के चारों ओर एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। निर्माण हो गया, कितने लंबाई का है, L लंबाई का। तो इस गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स की गणना करना है। तो निकाल सकते हैं इस गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो इससे पहले ये निकाल लेंगे कि L लंबाई चालक तार में स्थित आवेश Q है। तो लिखते हैं माना स्मॉल L लंबाई, स्मॉल L लंबाई के तार में स्थित आवेश Q है, तब एकांक लंबाई में आवेश, एकांक लंबाई पर आवेश, एकांक लंबाई पर आवेश कितना होगा, L से डिवाइड हो जाएगा, Q अपन कितना आ जाएगा भाई, L आएगा। तो अब आप लोग पढ़े हैं एक दिन का कि Q अपान L आवेश अपान लंबाई जो होता है ये क्या कहलाता है, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा कहलाता है। यही पढ़े हैं Q अपान L को क्या लिखते हैं, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इससे, लैम्डा। मात्रक क्या होगा, कूलम्ब प्रति मीटर। आवेश का मात्रक कूलम्ब, इसका मात्रक मीटर, याद रखेंगे। तब संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, फाई से डिनोट करेंगे। तो फाई ई इज इक्वल्स टू, बोलिएगा। यहां से मैं चेक करता हूं कितने तरीके से वैद्युत बल रेखाएं गुजर सकती हैं। देखिएगा वैद्युत बल रेखाएं एक इधर से गुजर सकती है। एक बार ध्यान दीजिएगा, इसके वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, इस साइड की ओर होगी ना, इधर। तो वेक्टर ई। अब वैद्युत फ्लक्स इधर से भी गुजरेगा, तो इसके वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है। अब इसका जो तल है, इस तल का एरिया कहाँ का, इसके इधर है एक
इधर भी फ्लक्स गुजर सकता है और इस साइड भी गुजर सकता है और इधर भी गुजर सकता है, सही ना। तो इसका मैं मान लेता हूँ φ1 है और इधर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है इसको φ3 मान लेता हूँ और इधर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है φ2 मान लेता हूँ। तो ये सबको जोड़ दिया जाएगा तो वैद्युत फ्लक्स संपूर्ण मिल जाएगा। फिर से ये पूरा बेलन है, ये इसके चारों, तो कहाँ से कितना वैद्युत फ्लक्स निकल सकता है, इधर से निकल सकता है φ1, इधर से निकल सकता है इसको φ2 मान लिए, इधर से निकल सकता है इसको क्या मान लिए φ3। इतना ही नहीं निकलेगा तो ध्यान देंगे। तो मैं क्या लिख सकता हूँ φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। अब देखिएगा यहाँ से थोड़ी समझिएगा, ये जो φ1 है वैद्युत फ्लक्स, तो इसमें देख रहे हैं कि जो इसका एरिया है परपेंडिकुलर है और वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस साइड है ना। तो इस सिचुएशंस में आपका एंगल यहाँ पे कितना है 90 डिग्री। तो ये cos थीटा जब निकाला जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ से 90 डिग्री। तो आप लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू EA cos 90 प्लस इसका भी देखेंगे तो ये भी तो कितना डिग्री पे है 90 डिग्री पे, इसका भी एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। तो EA cos 90 अब प्लस φ3, ये देखिए इधर से जो इसका तल इधर है और ये आपके वैद्युत क्षेत्र की भी दिशा इधर है, तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गए, तो थीटा का मान क्या होगा 0। तो यहाँ पे क्या होगा EA cos 0। क्लियर। चलिए इसके मान क्या होते हैं 0 आ जाएगा, अब प्लस इसका भी वैल्यू क्या आ जाएगा 0 प्लस यही बच जाएगा EA। ये क्या मिल गया φE। तो आप डिनोट कर सकते हैं φE इज इक्वल्स टू EA। क्योंकि आप लोगों को क्या करना है गॉस के नियम का अनुप्रयोग करना है, तो आप लिखेंगे गॉस की प्रमेय से समीकरण डाल सकते हैं। गॉस की प्रमेय से क्या कहता है गॉस की प्रमेय, φE इज इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन नॉट। तो क्या मेरे भाई φE की जगह पे अब Q अपान एप्सिलॉन नॉट नहीं लिख सकते हैं, कर दो उपयोग। तो समीकरण 1 से कितना होगा 5 की प्लेस पे Q अपान एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू E इंटू कितना Q नो ये है ना A। ध्यान देंगे एक मिनट। देखिएगा Q अपन एप्सिलॉन नॉट E इंटू A। तो क्या मैं यहाँ से E का मान निकालना चाहेंगे तो निकाल सकते हैं। Q अपन एप्सिलॉन नॉट E इंटू A की वैल्यू को जरा बता दीजिए। A क्या एरिया है किसका है बेलन का, तो बेलन का एरिया क्या होता है 2 पाई RL ना, तो 2 पाई RL नोट कर सकते हैं। तो E इज इक्वल टू ये इसके नीचे आ जाएगा, तो E इज इक्वल टू 1 अपान 2 पाई RL। तो यहाँ से R और L को हम ब्रेक करते हैं, यहाँ पे क्या लिखा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपान कितना आ जाएगा Q अपान L
इंटू 1/r, राइट। E इज इक्वल टू ये जरा देखिएगा Q अपान L को हम लोग पढ़ चुके हैं कितना, लैम्डा, नोट कर सकते हैं। तो कितना आ जाएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपान स्मॉल r, क्लियर। तो अब जरा बताइएगा हम लोग जो वैल्यू मेजरमेंट करते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के रूप में अच्छा सूटेबल होता है। तो इस तरीके से बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 से गुणा अंश में और 2 से गुणा हर में हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपान स्मॉल r। ये है आपके रेखीय आवेश घनत्व के पद में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आवेश के पद में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये है, क्लियर। दोनों तरीके से मिल चुका आपको। आगे समझ में एक बार फिर से रिवीजन कर देता हूँ फटाफट। देखिएगा अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित सीधे तार के निकट हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो क्या मानेंगे, माना एक अनंत लंबाई का सीधा धारावाही चालक तार है जिस पर प्लस Q आवेश एक समान रूप से वितरित है। मान लेंगे कि माना आवेशित चालक तार से स्मॉल r दूरी पर एक पॉइंट P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो बिंदु P से इस चालक तार के चारों ओर स्मॉल l लंबाई के एक गॉसियन पृष्ठ का क्या करते हैं, काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ का निर्माण करते हैं। तो इसके स्मॉल l लंबाई में तार के स्मॉल l लंबाई के तार में स्थित आवेश कितना है, मान लेंगे Q है। तो एकांक लंबाई पर आवेश कितना होगा, Q/L इक्वल टू कितना मान सकते हैं, लैम्डा कूलम्ब प्रति मीटर। अब यहाँ से संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई इक्वल टू, अब देख रहे हैं जो गॉसियन पृष्ठ है इससे कितने वैद्युत फ्लक्स निकल सकते हैं, एक इस साइड से इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से, इस अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से, और ऐसे इसके इस तरीके से निकल सकते हैं। आप सोच रहे हैं इधर से, नहीं मेरे भाई, इसके चारों ओर हो गया तो इससे इधर निकलेगा तो इसके कहीं से एक ही साइड से निकलेगा पूरा ये, तो यहाँ से मिलेगा कितना हो जाएगा वेक्टर। तो इस सिचुएशन में φ1 मान लेंगे इसको, और φ2 इसको, और φ3 इसको, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब यहाँ से φ1 इक्वल टू E cos थीटा, तो थीटा की जगह क्या रखेंगे, ये है तो 90 डिग्री, ये ना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है यहाँ पे। और φ2 का मान ये भी है 90 डिग्री पे, तो E cos 90, और उसके बाद ये आपका। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो फाई इक्वल टू ई इंटू ये समीकरण 1, तो गॉस की प्रमेय लागू कर लेंगे, फाई इक्वल टू ई अपन Q अपन एप्सिलॉन नॉट, इसमें पुट अप कर देंगे और ये आपका सॉल्व हो जाएगा। एक बात देखेंगे कि जो आपके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकली है, तो ये तो आपका इतना कांस्टेंट है, सिर्फ क्या है r, तो ये देख रहे हैं कि जो आपके गॉसियन पृष्ठ के माध्यम से जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकला है वो कितना है, E इज प्रोपोर्शनल टू कितना 1/r। मतलब यदि ये डिस्टेंस को हम और बढ़ाएंगे तो इसके उस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटेगी। इसके बीच में आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये एक परवलय आकार के रूप में जाएगा। ये आपका क्या है, E है, और ये का है वेक्टर, राइट। क्लियर हो गया। चलिए